ये अगस्त 2016 का प्रश्न पत्र है आपके सभी के सामने। अगस्त 2016 का समाज कार्य का प्रश्न पत्र है। क्वेश्चन नंबर मैंने 60 से छोड़ा था और ये प्रश्न कहता है कि मादक द्रव्यों के व्यसनियों के असामाजिक होने की संभावना अधिक होती है। देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है। हम लोगों ने कल बताओ क्या दिक्कत कर रहे थे हम सभी लोग। अगर मैं आपसे कहूं अब यहाँ प्रश्न नहीं समझ में आ रहा था तो मैं बताऊं आपको क्या करना है। आप ऐसे पढ़ लीजिए, ड्रग एडिक्ट को असामाजिक होने का खतरा होता है। एक सिंपल सवाल है कि ड्रग एडिक्ट को असामाजिक होने का खतरा होता है। ये प्रश्न है आपके सामने। हाँ यस सर। होता है सर। लेकिन अब यहाँ पे देखिए असामाजिक होने का खतरा होता है, लेकिन आपसे कहा है असामाजिक होने का अधिक खतरा होता है। ऐसी कंडीशन पर यह जरूरी नहीं है कि जो मादक द्रव्य वाले पदार्थ वाले व्यक्ति हैं वो असामाजिक ही खतरा करते रहे। क्या आपने, कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे कहते होंगे भैया पी लेते हैं ये और पी के सो जाते हैं। सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने? पी के हाँ कि असामाजिक कोई काम ही नहीं करते हैं वो, है ना। कभी कभी आपने ऐसे भी सुना होगा कि भाई ये ना ये शांति चाहते हैं, बस ऐसे जैसे ही ले लेते हैं उसके बाद ये आराम करते हैं रात में, किसी से बोलते नहीं ज़्यादा। ये ऐसे ऐसे प्रवृत्ति के इंसानों के बारे में आप लोगों ने शायद देखा होगा, सुना होगा। तो आप यही प्रश्न है कि मादक द्रव्यों के व्यसनी का असामाजिक होने का संभावना अधिक होती है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। असुरक्षित मादक पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य संबंधी विकार होता है, ये तो 110% सही होगा आपका। तो इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। सर आदि ये ट्रिक में आ जाएगा क्या कि आदि वगैरह आएगा तो इसको हटाना है? नहीं, हटाने वाली ट्रिक नहीं है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें जो प्रश्न समझना आए हमें इस तरीके से रिलेट करना पड़ता है, वास्तविकता को रिलेट करना पड़ता है, व्यवहारिक जीवन से रिलेट करना पड़ता है, तब हम ऐसे प्रश्नों को सही कर पाते हैं। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर यही चाहता है, आप लोगों से यही चाहता है कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पर। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि अगर अधिक आए तो आपको गलत लगाना है, कम आए तो सही लगा देना है। प्रश्न का पैटर्न क्या कहता है ये डिसाइड करेगा उसके ऊपर, उसके नेचर पर, प्रश्न के नेचर पर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। 61 आपसे कह रहा है कि आत्मनिर्णय लेना, अब ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न कोई भी टफ नहीं भाई साहब, बता रहा हूं मैं आपको। आत्मनिर्णय लेना किसी सेवार्थी की समृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण पहलू है। क्या ये इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 61 है। जी सर। ओके, अगर आप यहां पे कह रहे हैं कि आत्मनिर्णय लेना, जिसको आत्मनिर्णय लेने की किसी सेवार्थी की समृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण पहलू, बात तो ठीक है। स्वयं निर्णय लेना और एक ग्राहक के लिए विकास के लिए निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण पहलू मानी जाएगी, तो ये बात ठीक है। समृद्धि का मतलब भी विकास होता है, डेवलप उसका मतलब भी होता है, सर्वांगीण विकास से बात करता है, चौमुखी विकास से बात करता है। तो यहाँ पर ये बात आपकी सही हो जाएगी। तो यहाँ ए आपका करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें आर के बारे में कि वैयक्तिक सेवाकर्ता जो होता है, व्यक्तिक सेवा करता यानी आप लोग व्यक्तिक सेवा करता है। बताइए जरा, समुदाय संसाधनों के उपयोग में शामिल नहीं होते हैं आप लोग? क्या आप लोग समुदाय के संसाधनों में यूज नहीं करेंगे? बताएं जरा आप लोग। होते हैं सर। होते हैं ना, तो गलत। ये गलत हो गया यहाँ पर। इसलिए आपका प्रश्न 61 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, ए सही और आर गलत है, ऑप्शन नंबर 4 में है। ऐसे प्रश्न को करेंगे पढ़ के आप ऑटोमेटिक कल वाले प्रश्नों में सही जवाब देते चलेंगे। एक प्रश्न और हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 62 है। प्रश्न को सिर्फ पढ़ना है, प्रश्न को सिर्फ पढ़ना है। कह रहा है कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के महिलाओं का संगठित एवं संवेदीकरण में काफी प्रभावी पाया गया है। क्या ये बात से आप सभी लोग सहमत हैं? अब बताएं जी सर कि महिलाओं के आत्म सहायता समूह में महिलाओं के आयोजन और संवेदीकरण में बहुत प्रभावी पाया गया है, ऐसा स्टेटमेंट आपको मैं बताऊं तो ये आपका सही है, ये आपका सही है। फिर कहता है कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को शिक्षित महिलाओं द्वारा समर्थन प्रदान किया जाता है। क्या ये जरूरी है कि शिक्षित महिलाएं ही हो तो भी वो स्वयं सहायता समूह में जो है समर्थन प्रदान कर पाएंगी या दे पाएंगी, अदरवाइज नहीं दे सकती वो?
क्या ये बात सही है? ऐसा नहीं है सर। ऐसा नहीं है, तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा और ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में आप देख लीजिए यहाँ पर जो थर्ड में लिखा हुआ है सी वाला, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड वाला आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। आज हम लोग काफ़ी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और मैं जितने भी समाज कार्य के प्रश्न पत्र हैं वो सारे के सारे बचे हुए आज सॉल्व करवा दूंगा, है ना। आज वो सारे के सारे सॉल्व करवा दूंगा। तो समय आज आप लोगों को थोड़ा सा देना पड़ेगा सोशल वर्क में। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में कि महिलाओं के खिलाफ अपराध पूरी दुनिया में होता है। क्या ये बात आप लोगों को अच्छी लग रही है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध पूरी दुनिया में होता है? आप मुझे बताएं। यस सर। बिल्कुल होता है, सही है सर। यही बात सही है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं वैश्विक रूप से, वैश्विक मतलब वही जो था पैंडेमिक, कल हम लोग बात कर रहे थे, एक प्रश्न इसी से संबंधित था और ये आपसे प्रश्न कहा है कि वैश्विक रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसा को, देखिए एक हिंसा होता है, एक अहिंसा होता है और हिंसा का मतलब होता है नेगेटिव वाला कार्य, ठीक है। हिंसा को पुरुषों और महिलाओं के बीच असमान शक्ति संबंध को अभिव्यक्त माना जाता है। क्या ये बात ठीक लग रही है आपको? जरा एक बार मुझे बताएं। पहले तो ये कंफर्म करें, फिर इसकी व्याख्या मैं बताऊंगा कि विश्व स्तर पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा को पुरुषों और महिलाओं के बीच में असमान शक्ति संबंधों को अभिव्यक्त के रूप में मान्यता प्राप्त करता है या एक प्रकार से रूप में माना जाता है। सही है सर। सही है सर। सही है। यहाँ पर ये आपको बता दूं, जब ये क्रियाविधि उसके महिलाओं के खिलाफ हिंसा को पुरुषों और महिलाओं के बीच में असमान शक्ति संबंधों को अभिव्यक्त माना जाता है, तो बताइए ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है कि महिलाओं के खिलाफ पूरी दुनिया में अपराध हो ही रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका सही अगर हम बात करें तो ए और आर दोनों सही है। आर जो यहाँ पे दिखा हुआ है यह तर्क जो है अभिकथन की व्याख्या कर दे रहा है, इसलिए हम ये बात कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जो ए है पहला वाला, यही आपका करेक्ट जवाब है, ठीक है। तो प्रश्न को आपको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में। आपसे प्रश्न है कि दमन किसको कहते हैं। अगर आपको पता होगा दमन, तब आप लगा पाएंगे। दमन, दमन कहते किसको है? अवांछित विचारों को कहते हैं, है ना। दमन सी सर। सी। अगर हम बात करें तो किसको कहते हैं यहाँ पर बताएं। सी आएगा सर। सी सी आएगा यहाँ पे आपका कहना है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखिए दमन जो होता है वो अवांछित विचारों और आवेगों के बोध के बाहर रखने की बात करता है, ठीक है, दमन। और है ना, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अधीनता के बारे में, अधीनता किसको रिप्रेजेंट करता है? अधीनता किसको रिप्रेजेंट करता है बताएं आप लोग। अधीनता रिप्रेजेंट करता है, आप लोगों को बता दूं, सामाजिक रूप से आपत्तिजनक लक्ष्यों को सामाजिक रूप में स्वीकार लक्ष्यों को मनोवेग को परिवर्तित करना अधीनता कहलाता है एक प्रकार से। विस्थापन किसको कहते हैं? विस्थापन, विस्थापन किसको कहते हैं? विस्थापन कहा जाता है आवेगों और द्वंद्व के अन्य पर आंतरित कर देना विस्थापन कहलाता है। तो आवेग और द्वंद्व को अन्य पर, दूसरों पर आंतरित कर देता है तो वो विस्थापन हो जाता है। और क्षतिपूर्ति, अब ये प्रश्न इतना सरल था, क्षतिपूर्ति किसे कहते हैं? तो जब कोई व्यक्ति किसी घाटे या कमी को देखता है तो उसका पूरा करना एक प्रकार की क्षतिपूर्ति हो जाती है। ये तो बहुत सरल था। तो अगर आप मान लीजिए डी का ए लगाते तो आप या तो सेकंड को लगाते या तो आप थर्ड को लगाते, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो सही जवाब हुआ है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हुआ है। सेकंड वाला सही है, दूसरा वाला सही है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रश्न को सिर्फ पढ़िए, आप मीनिंग निकालिए कि क्या होता है इसका अर्थ, है ना। अगला प्रश्न देखिए जरा हम लोग, आपसे कह रहा है यहाँ पर कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, मैं आप लोगों को सारे अधिनियम बता चुका हूँ, कोई ऐसा अधिनियम नहीं जो छूटा हो, है ना, सारे के सारे अधिनियम बता चुका हूँ। तो आप देखिए जरा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में तो नोट करिए और दिमाग में डाल लीजिए 1986 है, यही समझ लीजिए मुझे आज याद आ गया और यही आपसे कल पूछा जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है और ये अच्छा, ये प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं, सेम प्रश्न, और मैंने आप लोगों से इसके लिए एक सेपरेट पीडीएफ दिया है आप लोगों को। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो आप इसको भी बता सकते हैं ये किससे संबंधित होगा। तो ये तो आपका 1981 से संबंधित होगा, वायु, हवा 81 हो जाएगा, जल
अच्छा, यहाँ मैं एक ट्रिक बता देता हूँ ताकि ट्रिक से आप याद करें। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के बारे में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो ये आपका जवाब हो जाएगा 74 यानी 1974। और अगर मैं बात करता हूँ वन संरक्षण अधिनियम को लेकर, तो यह जवाब हो जाएगा आपका 1980। मैं ट्रिक बता दूं इसका याद करने का, ये पर्यावरण से अगर ये 4 याद हो गए तो बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलो याद किया जाए ट्रिक से। देखो आप ध्यान से सुनिए, आप सभी लोग, यहां सबसे पुराने की अगर बात किया जाए तो सबसे पुराना वर्ष जो है 1974 है। 1974 में बाल नीति, और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं लेकिन वहां हमें नहीं जाना है। मैं आपको बता दूं कि 74 में सबसे पहले आप सोचिए क्या जरूरत है, सबसे पुराना क्या चीज, बहुत पुराने से ये बातें चली आ रही है। अगर जल ही नहीं है तो जीवन कहाँ है, तो सबसे पहले जल की बात हुई। तो जल आप देख लेना, सबसे पुराना वर्ष कौन सा होगा, वो जल में ही मिलेगा आपको। जल नहीं है तो जीवन कहाँ है। अच्छा, जल के बाद आप सोचिए जरा, आपके लिए क्या जरूरत हो सकती है जल के बाद। 74 के बाद अगर हम बात करें तो 80 आ रहा है, और 80 अगर हम मैच करें तो 1 को लेकर, तो अब ये जल कहाँ पर पाए जा रहे हैं, मतलब आप देखेंगे जलप्रपात वगैरह देखेंगे, तालाब वगैरह देखते हैं, कहाँ देखते हैं आप लोग, वन में देखते हैं। तो इसलिए आप वन को याद, देखो वायु, तो वायु भी जरूरत है सभी लोगों को, लेकिन अभी याद नहीं करना हमें वायु, हमें एक क्रमबद्धता से तरीके से चलना है जो हमें आसानी से जो है याद हो सके। तो 1980 आप लिख लेना यहाँ पे कि 1980 में वन संरक्षण की बात हुआ, ठीक है, 1980 में। और 80 के बाद 81, तो 81 के जस्ट बाद जो है वनों से ही हमें क्या मिलता है, आप सबको पता होगा, है ना, वायु क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ता है, क्या करता है ये वन, क्या होता है यहाँ पर, वायु प्रदूषण। तो उसके बाद वन में ही ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है, ऑक्सीजन लेना देने की जो भी प्रतिक्रिया संचालित होती है वो वन में ही होती है। और वन में जो होगा ये क्रियाविधि, तो वायु से संबंधित कहीं ना कहीं आपको 81 मिल जाएगा जस्ट उसके बाद। तो आप ऐसे भी याद रखेंगे 1981। और फिर उसके बाद पर्यावरण जो आपका बचेगा ये 86 का आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो पर्यावरण 86 हो गया, फिर बन गया पर्यावरण, एक वातावरण बन गया। तो ये 4 हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा, यही आप सबके काम आने वाला है, ठीक है। एग्जाम में 2 नंबर आप सबको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब कौन सा सही हुआ है, आप एक बार मुझे बताएं जरा। पहला वाला सही हुआ है ना, हाँ पहला वाला सही हुआ है। चलिए, एक तरीका था ये याद करने का, है ना, बाकी एग्जाम में मिलेगा तो आप तुरंत ऐसे ही सोचना, पहले भाई जल होगा, है ना, फिर उसके बाद क्या होगा, वन होगा, फॉरेस्ट जंगल वगैरह, फिर उसके बाद क्या होगा, एयर होगी, वायु होगा, फिर उसके बाद पर्यावरण बन जाएगा। ऐसे एक याद करने का तरीका है, आप ऐसे याद करेंगे तो ये 4 अगर याद हो गए हैं तो 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, जो कि आपको मिल सकता है। देखिए यही प्रश्न जो है एक बार और पूछा गया था, एग्जैक्ट ये जो रिपीटेड थे ये प्रश्न, है ना। प्रश्न आपसे कह रहा है कि दुखीपन प्लस बिरुचि, है ना, ये प्रश्न आपसे बोला, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप जरा मुझे बताएं। यहाँ पर अगर मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ तो आप जरा मुझे इसका मीनिंग समझाएं, किसको रिप्रेजेंट करेगा ये। तो देखो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ, दुखीपन एवं बिरुचि जो है आपको रिप्रेजेंट करेगा, पाश्चाताप को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो 3rd पॉइंट पे लिखा हुआ है ये आपको रिप्रेजेंट करेगा। बिरुचि और क्रोध किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्रोध, क्रोध, क्रोध। तो हाँ, यहाँ आप बहुत आसानी से लगा लिया कि ये जो शब्द यूज होगा वो घृणा से यूज होगा। अगर आनंद और स्वीकार की बात करते हैं, आनंद और स्वीकार की बात करते हैं तो प्रीति, प्रीति का मतलब होता है स्नेह, स्नेह का मतलब होता है प्रेम, प्रेम का मतलब होता है लव, है ना। तो ये चीजें बेसिकली रिलेट होता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्वीकार प्लस भय के बारे में, तो स्वीकार प्लस भय के अगर बारे में बात करें तो ये एक प्रकार का रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली बताऊं मैं आपको, ये लास्ट के वर्ड याद करो, ये भी इधर का तुम्हें अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, लास्ट वाले वर्ड का मीनिंग से अगर आप समझ के लगाए तो भी आपको आ जाएगा। भय, भय अधीनता, अधीनता को रिप्रेजेंट कर, मतलब यहाँ पे 2 शब्दों को लेकर बात कर रहा था, लेकिन मैं एक ट्रिक बता रहा था कि आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते थे, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत सरल था, कौन सा सही हुआ है ऑप्शन बताएं जरा एक बार। डी वाला सही हुआ है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं, है ना। अब यहाँ पर जरा देखिए, राष्ट्रीय खाद्यान्न जो है सुरक्षा अधिनियम के बारे में। अच्छा, ये भी हम लोगों ने कर चुके हैं, हम सभी लोगों को अच्छे तरीके से, भली भांति तरीके से पता है ये भी। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 का हो जाएगा आपका।
और अगर हम बात करें केंद्रीय श्रम को लेकर, जहाँ पे विनिमय और उन्मूलन अधिनियम बताया गया है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? तो आप क्या इसको बताएंगे? नाम बताएं जरा एक बार, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1970 को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में बात करूं तो ये रिप्रेजेंट करेगा 2005। ये तो आप आंख बंद करके आपको पता था। तो ऐसे में अगर सी का आप अगर 4 लगाते, या तो आपका दूसरा होता या तो आपका तीसरा होता, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक होता। फिर आगे अगर हम बात करें असंगठित क्षेत्र के बारे में, असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है सेक्टर। कर्मकार जो है सामाजिक सुरक्षा का अधिनियम जो है ये 2008 का है। ऐसे में अगर आप मैच करेंगे तो आपका जो करेक्ट जवाब होने वाला है वो थर्ड होने वाला है। यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, क्योंकि मैंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 को लगाया, और ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 में ही लाया गया है। इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, है ना। बस आगे बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न बहुत सरल है, और अभी इसके बाद मैं आप लोगों से 2015 का सॉल्व करवाऊंगा पेपर। ये 2016 का चल रहा है ना, अगस्त 2016 का पेपर है ये। आगे हम बात करते हैं। ये प्रश्न बहुत सरल है, आप लोगों को इजीली आते होंगे, आप सभी लोग कर भी लेंगे, है ना। तो जरा मुझे बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 68 का क्या इसका करेक्ट जवाब होगा? तो अगर हम कहें प्राकृतिक रूप से जन्मजात इच्छा होती है, प्राकृतिक रूप से जन्मजात इच्छा होती है, प्राकृतिक रूप में प्रकार्य का सिद्धांत कहता है। ये प्रकार के सिद्धांत में बातें कही गई है, ठीक है। प्रकार का जो प्रिंसिपल होता है वो कौन बताएगा मुझे? जरा एक बार आप लोग भी बताएं मुझे कि जो फंक्शनल थ्योरी है, मेरी बात समझ रहे हैं आप सभी लोग? फंक्शनल थ्योरी जो है वो किसके द्वारा स्टेब्लिश मतलब लाया गया है? ऑटो रैंक। ओके, फंक्शनल थ्योरी। और कोई व्यक्ति बताएं जरा मुझे, और भी लोग हैं। हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, ओके। देखो प्रकार फंक्शनल थ्योरी जो है, एक चीज ध्यान से आप सभी लोग सुन लीजिएगा, 2-3 बातें बताता हूं यहाँ पर। एक तो फंक्शनल सिद्धांत जो है वह बेसिकली वास्तविक चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, वास्तविक संख्याओं को रिप्रेजेंट करेगा, वास्तविक वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेगा। एक बात तो यह ध्यान रखना कि जब कभी वास्तविकता को अगर बात करेगा तो वो तुरंत आप लोगों को लगा देना है किसका नाम बताएं? जब वास्तविकता का नाम आएगा तो तुरंत आपको नाम लगा देना है प्रकार का सिद्धांत, प्रकार। अब यहां पर आप सभी लोगों का करेक्ट जवाब नहीं आया था, गलत जवाब आया था। फंक्शनल थ्योरी बेसिकली मैनेजमेंट को जब रिप्रेजेंट करता है वहां पर, तो वो नाम आता है हेनरी फियोल का नाम, क्योंकि वहीं से लाया गया है मैनेजमेंट की थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी से ही, ठीक है। तो यहां करेक्ट जवाब होगा हेनरी फियोल। यहां पर करेक्ट जवाब होगा प्रकारात्मक। अगर अभिगम का सिद्धांत होता तब आप ऑटो रैंक बोलते, तब मैं आपको कहता सही जा रहे हैं आप लोग, लेकिन आप सही नहीं जा रहे थे। ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट किया हुआ सिद्धांत है, ठीक है। आगे बात करते हैं। सीखना और अनुकूलन जो है अनुकूलन की बात करता है, तो यहां पे करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए ये आप मुझे जरा बताएं। इसका अगर हम बात करें तो कौन सा होगा? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत होगा। और आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा साइको एनालिटिक जो थ्योरी है वो किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड या एरिक इरिक्सन? बताएं। एरिक इरिक्सन यहां पे आपका यही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहां पर एक और प्रश्न में कि कामोत्तेजक क्षेत्र के बारे में बात होता है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है बताएं। सर सीखना और अनुकूलन व्यवहार शोधन भी हो सकता है क्या सर? इसका मतलब सीखना, ओके 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 ओके, सही जवाब यहाँ पे आ रहा था, आपने सही बताया है। सीखना और एडेप्टेशन की बात अगर हम करें तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा व्यवहार शोधन ही सही जवाब होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर हम बात करते हैं कामोत्तेजक क्षेत्र के बारे में, तब आप जरा मुझे बताएं इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। ये पहले तो मुझे बता दीजिए ये थ्योरी किस विद्वान ने दिया है, ये आप बताएंगे मुझे। तो मनोविश्लेषणात्मक में आएगा शायद। ओके, सिगमंड फ्रायड का नाम आएगा कि आपका एरिक इरिक्सन का नाम आएगा?
मैं ये जानना चाहता हूँ। सिगमंड फ्रॉइड फ्रायड का नाम आएगा, वेरी गुड। काम भावना वगैरह के बारे में, मूल प्रवृत्ति वगैरह के बारे में कोई व्यक्ति बात अगर करता है तो मनोविश्लेषण सिद्धांत होता है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। सेवार्थी को पूर्णता एवं संपूर्ण मूल्यांकन की बात अगर करता है तो ये आपका है सोशल जो मनो सोशल थ्योरी, जिसको आप बोलते हो साइको सोशल थ्योरी। ये किस विद्वान ने दिया है, ये मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। इरिक्सन। किसका नाम आएगा? इरिक इरिक्सन। साइको सोशल थ्योरी, हैमिल्टन। ओके, इरिक इरिक्सन। यहाँ पे करेक्ट जवाब इरिक इरिक्सन का जवाब हो जाएगा, हैमिल्टन का नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में अगर आप देखें तो आपका मैच कौन सा किया है, पहले का 4 या तो ए होगा या तो बी होगा, और दूसरे का 3 व्यवहार शोधन। यहाँ पे जो है पावलाव, स्किनर और आपका जो है BF स्किनर, पावलाव और JV वॉटसन का 3 लोगों का नाम आता है, लेकिन वॉटसन जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर व्यवहार परिशोधन में अगर किसी का नाम आता है, इसमें फेमस हैं BF स्किनर, तो ये नाम आप लोग ध्यान रखेंगे BF स्किनर का। बाकी यहाँ पे मैंने चारों लोगों का नाम बता दिया किसका किसका है, और प्लस में ये किससे किससे संबंधित है ये भी मैंने बता दिया। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा आपका, ए वाला आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है गरीबी अधिनियम को लेकर, कह रहा है कि 1601 में प्रावधान के अनुसार आपको जरा मैच करना है कि कार्य करने के लिए सक्षम गरीब। अब ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मुझे बार बार बताना ना पड़े, आप लोग जरा मुझे इसके बारे में बताएं कि यह सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। जी, कार्यक्रम भेजा जाएगा सर उनको। अच्छा, उनको भेजा जाएगा। आप लोगों ने बोला कि कार्यगृह में भेजा जाएगा, फिर ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब आया है आपका पवन जी। अगर हम बात करें नपुंसक गरीब अगर व्यक्ति है, इम्पोर्टेंट गरीब पुअर है, तो वो किस में भेजा जाएगा आप मुझे बताएं। ये प्रश्न स्टार लगा लीजिएगा, हाँ ये प्रश्न का स्टार लगा लीजिएगा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों को कल के एग्जाम में, कल के एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। कार्यगृह से रिलेटेड नहीं हाँ सर। जी, क्या कह रहे हैं, फिर से रिपीट करें, मैंने सुना नहीं। कल भी एक क्वेश्चन मिला था सर, यही सेम। अच्छा, नपुंसक गरीब के लिए भी यही घर मिला है आप कह रहे हैं? नहीं, मतलब गृह से रिलेटेड मिला था। हाँ कार्यगृह से रिलेटेड कल मिला तो था क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न मिला था कल भी। हाँ बहुत बढ़िया, ये प्रश्न तो बहुत सारे कई बार रिपीटेड हो जाते हैं, है ना, हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करें नपुंसक गरीब के बारे में, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपका भिक्षुक गृह के में, किसको में, भिक्षुक गृह में रिप्रेजेंट होता है। निर्भरी जो एक प्रकार से निर्भरी बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है, ये किससे रिप्रेजेंट होता है, ये आप जरा मुझे बताएं। ये किससे, जिसको आप बोलते हैं डिपेंडेंट चिल्ड्रेन। वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ पे सही जवाब आया है आपका देखभाल और इच्छा रखने वाले व्यक्ति को, बहुत बढ़िया। और निष्क्रिय गरीब और आवारा बच्चे जो होते हैं सुधार गृह में आते हैं। ऑप्शन आप जरा मुझे बताएं, कौन सा ऑप्शन सही हुआ बताएं। सेकंड है ना, सेकंड, हाँ बी। ऐसे प्रश्नों करना है अपने आप विचार करें। मान लीजिए ये प्रश्न नहीं आ रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 70 है, आपको नहीं आ रहा है एग्जाम में, आप क्या करने वाले हैं, मैं वही ट्रिक बताऊंगा, वही करना आप लोग। जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है जरा विज्ञान वृद्धों के लिए है, मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, कौन बच्चा बताया, पढ़ाया है, हाँ जरा विज्ञान होगा। तो आपका जरा विज्ञान जिसको जेरोंटोलॉजी कहते हो, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा वृद्धों के लिए। अब आप यहाँ पे मैच कर लीजिए, ए का 4 कहाँ पे मैच हो रहा है, या तो पहला होगा या तो आपका तीसरा होगा, है ना, या तो पहला होगा या तो आपका तीसरा होगा। क्रिमिनोलॉजी अपराध शास्त्र है, तो आप जरा मुझे बताएं ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अपराध अध्ययन को ही अध्ययन करेगा, जाहिर सी बात है। तो आप जरा बताइए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट नहीं हुआ। परिस्थिति विज्ञान के बारे में बात करें तो परिस्थिति विज्ञान किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट पर्यावरण को और महामारी रोगों को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला। तो ये प्रश्न आ गया सरल तरीके से, आपको नहीं आ रहा था। अगले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 का, और वो भी प्रश्न आपको नहीं आता है, आप अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करें और लगाएं। अच्छा, यहाँ पे आ गया गद्यांश का आ गया है, क्या मैं ट्रिक बताऊं कि इस प्रश्न को छोड़ूं, आप लोग करेंगे मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लूं, आप मुझे बताएं। ट्रिक से करवा दीजिए, बाकी आगे बढ़ जाइए सर। ओके, ट्रिक से करवा देते हैं, ठीक है, ट्रिक कर लीजिए सर। छोड़ दीजिए, छोड़ देते सर हैं, रहने दो। ओके चलो कोई बात नहीं।